हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में, जिसमें हम सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। और आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हमारे देश का जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा प्रदेश है। और एक रोचक तथ्य ये भी है कि हमारे देश को सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ने ही दिए हैं। हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ें उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें। उसके अलावा हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने ऑब्जर्वेशंस कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको बताएं कि हम किस तरीके से अपने वीडियोस को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आते हैं हम आज के अपने पहले प्रश्न के ऊपर। और पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए महर्षि देश, ऑप्शन बी सप्तर्षि देश, ऑप्शन सी ऋषिदेश और ऑप्शन डी ब्रह्मर्षि देश। अगर हम उत्तर प्रदेश के इतिहास को या यूं कहिए कि इस क्षेत्र के इतिहास को देखें तो यहाँ पर ह्यूमन हैबिटेशन के जो प्रूफ हैं, प्रमाण हैं, वो हमको 82,000 साल पुराने तक मिलते हैं। उसके अलावा जो डोमेस्टिकेशन का पार्ट है उसके प्रमाण हमको 6000 बिफोर क्राइस्ट मतलब कि 6000 ईसी पूर्व तक के भी मिलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर वैदिक काल में के नाम की जब बात करें तो उत्तर प्रदेश को वैदिक काल में ब्रह्मर्षि देश या मध्य देश के नाम से जाना जाता था। यह क्षेत्र उस समय के बड़े बड़े ऋषियों मुनियों के लिए तपोभूमि की तरीके से रहा है, जिन्होंने इस क्षेत्र में बैठ करके बहुत सारी पवित्र पुस्तकें लिखी हैं। और कहीं ना कहीं उन पुस्तकों के लिखने के पीछे का श्रेय भी इस क्षेत्र को, इस प्रदेश को जाता है। वैसे अगर हम इतिहास के बारे में बात करें तो हम उत्तर प्रदेश के इतिहास को 5 भागों में विभक्त करके देख सकते हैं। पहला भाग है प्रागैतिहासिक काल या पूर्व वैदिक काल, जो 600 ईसा पूर्व तक रहा। उसके बाद दूसरा काल था हिंदू बौद्ध काल, जो 600 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक रहा। तीसरा था मध्यकाल, जिस समय में दिल्ली में सल्तनत का शासन हुआ करता था। यूं कहिए कि मुगलों का शासन तब आरंभ हो चुका था। मध्यकाल जो सन 1200 से सन 1857 तक रहा। फिर ब्रिटिश काल सन 1857 से लेकर के 1947 तक। और ये बात दीगर है कि 1857 में प्रथम स्वाधीनता संग्राम हुआ था और 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली थी। और उसके बाद है पांचवा स्वातंत्रोत्तर काल या फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, जो 1947 से अब तक रहा है। ब्रिटिश एरा में उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था और जनवरी 1950 में इसका नाम बदल करके उत्तर प्रदेश रखा गया था। और आज की तारीख में जो इसका लैंडस्केप हमको दिखाई देता है वो सन 2000 में आया, जब उत्तराखंड को एक अलग राज्य बना करके उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया। अब हम आते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न के ऊपर। उत्तर प्रदेश राज्य में विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? ऑप्शन ए चंद्रभाल, ऑप्शन बी दरबारी लाल शर्मा, ऑप्शन सी वीरेंद्र स्वरूप और ऑप्शन डी जगदीश चंद्र दीक्षित। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चंद्रभाल जी। उत्तर प्रदेश राज्य में विधान परिषद के प्रथम सभापति के रूप में श्री चंद्रभाल जी ने अपना कार्यकाल प्रारंभ किया था। और उन्होंने एक नहीं बल्कि दो बार इस पद पर वो रहे थे। उन्होंने अपने 2 कार्यकाल इस पद पे पूरे किए थे। और वर्तमान में श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह 31 जनवरी 2021 से विधान परिषद के वर्तमान सभापति हैं। यहाँ पर एक सूची है आपके सामने, जिसमें उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभी सभापतियों को बताया गया है, दिखाया गया है। इसमें श्री चंद्रभाल जी, जो 1949 से लेकर के 1958 तक सभापति रहे। फिर श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर, श्री दरबारी लाल शर्मा, श्री वीरेंद्र स्वरूप, श्री वीरेंद्र बहादुर सिंह, फिर श्री जगदीश चंद्र दीक्षित, श्री शिव प्रसाद गुप्ता, श्री नित्यानंद स्वामी, चौधरी सुखराम सिंह यादव, श्री गणेश शंकर पांडे, श्री रमेश यादव और उसके बाद श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह इस पद पर आसीन रहे हैं। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर और ये कहता है त्रिवेणी स्ट्रक्चरल उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए नैनी इलाहाबाद, ऑप्शन बी पनकी कानपुर, ऑप्शन सी हापुड़ गाजियाबाद या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नैनी इलाहाबाद। स्वतंत्रता के बाद से और पहले से भी उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो इसी
दृष्टिकोण से नैनी में त्रिवेणी स्ट्रक्चर को स्थापित किया गया था और उसके अलावा एल्स्टम आईटीआई लिमिटेड, भारत पंप्स एवं कंप्रेसर का हेड ऑफिस अरेवा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का ऑफिस ईएमसी लिमिटेड, भारतीय खाद्य निगम जिसको हम एफसीआई भी कहते हैं, और उसके अलावा केंद्र सरकार की कई कपास मिल्स को हमने नैनी में स्थापित किया था। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। उत्तर प्रदेश में कुल सकल सिंचित क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए 126.5 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन बी 139.8 लाख हेक्टेयर, सी 174.3 लाख हेक्टेयर एंड ऑप्शन डी 182.2 लाख हेक्टेयर। और इसका सही उत्तर है 182.2 लाख हेक्टेयर। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि हम किसी भी खेती काबिल ज़मीन को या क्षेत्रफल को एक साल में कितनी बार इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम एक बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस क्षेत्रफल को हम एक बार में गिनेंगे, लेकिन अगर हम उस क्षेत्रफल को एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी हम उसको एक ही बार गिनते हुए चलेंगे। और उसके हिसाब से यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी 182.2 लाख हेक्टेयर। अब देखा जाए तो भारत में सिंचाई आज की तारीख में भी भूमिगत जल के कुओं के ऊपर आधारित है और इसकी सबसे बड़ी व्यवस्था भारत में ही है। और अगर हम फैक्चुअल डेटा को देखें तो कुल सिंचित क्षेत्र का 67% मतलब कि 3.9 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन आज की तारीख में भी इसी प्रणाली के ऊपर आधारित है, मतलब कि भूमिगत जल के कुओं की सिंचाई के ऊपर ही आधारित है। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न के ऊपर। उत्तर प्रदेश राज्य में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जितने भी वनों के प्रकार यहाँ पर लिखे गए हैं वो सब कहीं ना कहीं तापमान के ऊपर निर्भर करते हैं। टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस जो होती हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। उष्णकटिबंधीय को हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिकल, नम वेट पर्णपाती डेसिडुअस, और शुष्क की बात करें तो ड्राई, और कटीले के बारे में बात करें, कांटों के बारे में बात करें जो थॉर्न्स होते हैं उनके फॉरेस्ट जो होते हैं उस तरीके के। और अगर हम उत्तर प्रदेश राज्य के लैंडस्केप को देखें तो हमको ये समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश में ये सभी प्रकार के वन वहाँ हमको मिलते हैं, ये सभी प्रकार के वन यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगर हम उत्तर प्रदेश के पूरे भौगोलिक क्षेत्र को देखें तो उसमें हम पाएंगे कि उसमें से लगभग 12.8% हिस्सा वनों से आच्छादित है। अब जब हम ऑप्शन ए के बारे में बात करें कि जो उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन हैं वो तराई के नम इलाकों में जहाँ पर पानी ठीक से है वहाँ पर पाए जाते हैं, और शुष्क पर्णपाती वन मैदानी भागों के सभी जगहों पर पाए जाते हैं। और स्पेशली जो हमारा मध्य पूर्वी मतलब कि सेंट्रल ईस्टर्न पार्ट और पश्चिमी मतलब वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर इनका पाया जाना बहुत ही सामान्य बात है। जब हम कांटेदार वृक्षों के बारे में बात करें तो जो पठारी इलाका शुरू होता है जो राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में है तो दक्षिण पश्चिम भाग में उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। और अगर हम ओवरऑल देखें तो सागौन, महुआ, चीड़, देवदार, ओक, साल, ये सभी पेड़ जिनसे हमको लकड़ियाँ भी मिलती हैं वो सब उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। उसके अलावा मेडिकल पार्ट से मेडिकल फील्ड से रिलेटेड भी बहुत सारे ज़रूरी पेड़ भी हमको उत्तर प्रदेश में मिलते हैं, जिसमें सर्पगंधा, वियाला सर्पेंस, हेक्सेंड्रम और एफिकेरा गेरार्डियाना ये भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो अगर हम देखें तो ओवरऑल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी और तरीके का है, लेकिन जो वैरायटी मिल रही है वो हर तरीके के फॉरेस्ट की हमको यहाँ पर मिल रही है। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। उत्तर प्रदेश राज्य में नगरीय निकायों के प्रमुख अधिकारियों के पुराने तथा उनके नए नामकरण के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित है? नगर प्रमुख महापौर, ऑप्शन बी उप नगर प्रमुख उप महापौर, ऑप्शन सी सभासद पार्षद, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। हम आज की तारीख में नगर प्रमुख को महापौर ही कहते हैं, उप नगर प्रमुख को उप महापौर ही कहते हैं, सभासद को पार्षद ही कहते हैं। तो इसका मतलब ये निकला कि सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी, मतलब कि सभी जो युग्म है वो हमारे सही मैच हैं। तो मतलब कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा।
अब आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितनी नगर महापालिकाएं हैं। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 17। अगर हम अपने लेटेस्ट डेटा को चेक करें तो उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में 17 नगर महापालिकाएं मौजूद हैं और जो लेटेस्ट एडिशन था वो था शाहजहानपुर नगर महापालिका का, या कह लीजिए शाहजहानपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, जिसको 2018 में बनाया गया था। अब आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, कन्नौज के निकट गंगा से कौन सी नदी मिलती है। कन्नौज का भी अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है, क्यों? क्योंकि वर्धन वंश की राजधानी कन्नौज हुआ करती थी जब इसने अपने वैभव के चरम को देखा है। यहाँ पर इस प्रश्न में पहला ऑप्शन है मंदाकिनी, दूसरा ऑप्शन है अलकनंदा, तीसरा ऑप्शन है भागीरथी और चौथा ऑप्शन है रामगंगा। उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े भाग को कवर करने का काम गंगा नदी करती है, जो हिमालय में गंगोत्री से निकल करके बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है और जिस जगह पर जाकर के मिलती है उसको हम सुंदरवन कहते हैं, जो सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ उसमें रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी और महानंदा हैं। जब हम बात करेंगे कन्नौज के निकट फर्रुखाबाद में, ठीक, रामगंगा गंगा नदी से मिल जाती है और रामगंगा नदी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के दूधाटोली पर्वत से निकल करके तब फर्रुखाबाद में गंगा नदी से जाकर के मिलती है, जो इसका एंड पॉइंट होता है, टर्मिनेशन पॉइंट होता है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन ए 16 जून 1972, ऑप्शन बी 22 अगस्त 1973, ऑप्शन सी 23 मार्च 1974 या ऑप्शन डी 23 नवंबर 1975। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 23 मार्च 1974। इस संस्था की स्थापना राज्य में खनिज से संबंधित जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन और करने के लिए और साथ में मिनरल्स को फाइंड आउट करने के लिए, सो दैट कि उसको एक्सप्लोर करके उससे जो भी पैसा आए उसको प्रदेश के विकास में लगाया जा सके, इस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न के ऊपर, निम्न में से किस जनपद में जूट उद्योग स्थापित है। ऑप्शन ए इटावा, ऑप्शन बी बरेली, ऑप्शन सी कानपुर या ऑप्शन डी सीतापुर। अगर हम इन चारों ऑप्शंस में से देखें तो सही उत्तर है ऑप्शन सी कानपुर। कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसको भारत के 5वें महानगर के रूप में भी जाना जाता है। ब्रिटिश एरा में ये शहर बहुत ही इंपॉर्टेंट था। देश की बहुत सी बड़ी बड़ी मिल्स इस जगह पर लगाई गई थी, इस शहर में लगाई गई थी। ये प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 80 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है और इसको प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। इस शहर में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिगो या नील का कारोबार करना स्टार्ट किया था और आज की तारीख में भी यहाँ पर बहुत सारी मिल्स अभी भी चल रही हैं और आज की तारीख में भी प्रदेश के लिहाज से, प्रदेश के दृष्टिकोण से कानपुर शहर की महत्ता बहुत अच्छी है, बहुत ऊंची है। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम अपने अगले वीडियो में कुछ और रोचक एवं महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के आपके सामने आएंगे। तब तक हमारे वीडियोस को देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने ऑब्जर्वेशंस को कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको बताइए। थैंक यू वेरी मच।